हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। टॉपिक का नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। इसकी जो एप्लीकेशंस है, उन दोनों एप्लीकेशंस को हम लोग आज डिस्कस यहाँ पर करेंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बाकी की एप्लीकेशंस भी मिलती रहेंगी। आज समझते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कंसेप्ट क्या रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसकी एक शेयर करूंगा सारी की सारी वीडियोस, जिसमें कंबाइंड फार्मूलाज आप लोगों के पास होंगे। जितने भी अभी तक के हमने टेस्ट पढ़े होंगे, मतलब जितने भी अपने पास टेस्ट आते हैं, चाहे लार्ज सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सारे के सारे फार्मूलाज की एक समरी बनाकर आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन चैनल पर व्हाट्सएप का लिंक पड़ा हुआ है, जहां पर आप लोग क्लासेस मेरे देख सकते हैं। वहां पर आप लोगों को अपडेट क्लासेस के सारे मिलते ही रहते हैं। अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो यहाँ पर बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग उस कंटेंट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने काई स्क्वायर टेस्ट के फार्मूला को, कंसेप्ट को, कि कहां पर ये किस तरीके से ये अप्लाई यहाँ पर होगा। देखिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट की अगर बात करें तो ये यूज कब होता है, जब हमें डिग्री ऑफ द डिस्क्रिपेंसी निकालनी हो बिटवीन द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। मतलब यार, आप लोगों के पास ना एक फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये मतलब कुछ ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है या नहीं, ज्यादा फर्क है या नहीं। उसके लिए थ्योरेटिकल वाली में और ऑब्जर्व्ड वाली में ज्यादा फर्क है या नहीं, तब हम लोग यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस है वो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ पर हम लोग इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ दो एप्लीकेशंस, एक तो है गुडनेस ऑफ द फिट और एक है इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूट। ये दोनों की दोनों एप्लीकेशंस मैं यहाँ पर चैनल पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट को भी मैं आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि दो के दो पार्ट्स वहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए, एक आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए। तो ये चीज स्प्लिट होकर आएगी। उसके बाद अगला जो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, उसको मैं एक अलग से वीडियो में डालूंगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है जी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे कंसेप्ट समझना कि कैसे यहाँ पर अप्रोच रहती है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक डाले हुए हैं, जो चीज हमें यहाँ पर काम आती है। अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी आप लोगों को सारा कंसेप्ट सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। एक प्रोबेबिलिटी है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है अपने पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों की दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। वही क्वेश्चंस को आगे हमने सॉल्व करना है, काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है, आगे जाके समझ में आएगा आप लोगों को कैसे निकालना है। लेकिन जो फार्मूला है, वो फार्मूला सिर्फ इतना सा फार्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। ये जो ई आई है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। यहाँ पर जो ई आई है, ये होता है अपने पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो ओ आई है वो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। ऑब्जर्व्ड वाला डाटा जो होता है वो आप लोगों को गिवन होता है, एक्सपेक्टेड वाला फ्रीक्वेंसी हमें निकालना ही पड़ता है अपने पास। ठीक है, सो करते हैं भाई, समझते हैं क्या आएगा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा गुडनेस ऑफ द फिट। ठीक है, गुडनेस ऑफ द फिट, इसकी ये दो एप्लीकेशंस हम लोग अपनी इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पहली और दूसरी। टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ द फिट, टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूट। आगे भी है टू टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, टू कंबाइन वेरिएंस प्रोबेबिलिटीज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट टू गिवन सिंगल। ये सारी, ये पांच की पांच हो। कभी कभी पेपर में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कि भी राइट एप्लीकेशंस फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। तो आप लोग इन एप्लीकेशंस को पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पर एफ टेस्ट, टी टेस्ट की ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक पड़े हुए हैं, पूरा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कंसेप्ट ही और क्लियर होंगे। देखिएगा, आगे चलते हैं यहाँ पर। यहां से ये चीज याद रखना, जब हम काई स्क्वायर टेस्ट लगा रहे हैं, हमें क्वेश्चन आता है फिट करने के लिए। तब जब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर फिट करना हो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फिट सूट होता है कि नहीं, तब वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग n-1 लेते हैं, यहाँ पर n-2 लेते हैं, और यहाँ पर n-3 लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे अपना काम का नहीं है, बट पॉइजन और बायनॉमियल ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। बायनॉमियल के लिए n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा।
आप लोग देख सकते हैं ये सारा कंटेंट जो होता है ये टाइप्ड कंटेंट होता है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी एटलीस्ट वीडियोस को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके थोड़ा सा हौसला जो है वो मेरा बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर और लेकर आ पाऊँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को। कोर्डनेस ऑफ द फिट रिलेटेड क्वेश्चन है, करते कैसे हैं देखिएगा। जैसा, अच्छा एक और चीज, जब हम रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट का तो वही सीन है जो मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताता आया हूँ कि जहां पर यार कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन आ जाए टेबुलेटेड से, उस केस में हमेशा हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा ही होगा, अन्यथा रिजेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है क्या, मैं स्टेटमेंट ऐसे करता हूँ। अब सिर्फ स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, so a die is thrown 276 times and the result of these throws are given below. हमने एक डाई को 276 टाइम्स फेंका और रिजल्ट पूछ रहे हैं भाई दिस डाई का, इस तरीके से गिवन है, टेस्ट वेदर द डाई इज बायस्ड और नॉट। अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों को टी टेस्ट एफ टेस्ट की एप्लीकेशन याद है, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पास काई स्क्वायर टेस्ट के लिए बनते हैं। यार जब टी टेस्ट पढ़ा था ना, मैं फिर से रिपीट करूंगा, टी टेस्ट के केस में हमने पढ़ा था सिंगल मीन, एक पढ़ा था डिफरेंस ऑफ द मीन। एफ टेस्ट के केस में हमने पढ़ा था वेरिएंस। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है, चेक करें कि हमारे पास जो डाई है वो बाइज्ड है या नहीं बाइज्ड है। तो जब यार प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, उस केस में हमेशा हम लोगों ने ये लगाना है काई स्क्वायर टेस्ट, और नल हाइपोथेसिस तो डिफाइन करना ही करना है। जो स्टेटमेंट में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नल हाइपोथेसिस अपना लिखेंगे। मान के चलते हैं यार टेस्ट करना है ना, तो नल हाइपोथेसिस इस तरीके से लिखा जाता है कि हमारे पास जो चीज गिवन है, जो चीज फाइंड करने के लिए है, उस चीज को हम लोग ट्रू मानकर चलते हैं। हमेशा ट्रू मान के चलना ही चलना है जो चीज हमें पूछा जा रहा हो। जैसे यहाँ पे पूछ रहे वेदर द डाइस इज बायस्ड और नॉट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, द डाइस इज बायस्ड लिख लेते हैं, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस। हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है और एक्सपेक्टेड वैल्यू उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं एच नॉट, तो मेरा आ जाएगा द डाइस इज बायस्ड और नॉट। डाई इज, ओके डाई इज बायस। देखिए अच्छा एक और चीज, बायस का मतलब क्या हो जाएगा, बायस का मतलब हो जाएगा कि यार भेदभाव करता है, ठीक है, भेदभाव करता है। अनबायस का मतलब हो जाएगा भेदभाव नहीं करता। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ये मानकर चलते हैं हमारे पास जो डाई है वो अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी वैल्यूज में डिफरेंस नहीं हो रहा। ठीक है जी, कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा। अगर आप लोग डाटा को समझते हैं, डाटा में हमारे पास ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जब डाइस है, उस डाइस में एक जो आ रहा है वो 40 बार आ रहा है, दो जो है वो 32 बार आ रहा है, तीन 29 बार आ रहा है, चार 59, पांच 57, छह 59, इस तरीके से इतनी बार आ रहा है। सारी वैल्यू सेम है, ओके, वैल्यू सारी ओके। अब चेक करना है कि भाई डाई बाइज्ड है या नहीं। तो मैंने लिख लिया एच नॉट, लिख लिया डाई इज अनबाइज्ड। उसके बाद एच वन लिख लेते हैं भाई डाई इज बाइज्ड। ठीक है, ये सारी आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा यहाँ पर मुझे निकालना क्या होता है, काई स्क्वायर निकालना पड़ता है ना, काई स्क्वायर। और काई स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है समीशन, इस तरीके से फॉर्मूला रहता है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्ट। ये चीजें हैं यहाँ पे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑलरेडी हमें गिवन फ्रीक्वेंसी है, जैसे 40, 32, 29, ये सारे जो है ये मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब वो हो जाएगा एक तरीके का ना, मान लीजिए मीन, कि भैया इस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए, क्योंकि जब बायनॉमियल करेंगे, पॉइजन करेंगे, उस केस में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो डिफरेंट रहता है। ये अपने पास बायनॉमियल का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे पास पॉइजन का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैं एज अ मीन मान के चलता हूँ कि यार मेरे पास जो मीन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिएगा ई आई निकाल लेते हैं। ई आई अपने पास बन गया, ऑब्जर्व्ड है, अच्छा ई आई हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी थी 276 टाइम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है, तो कटिंग कर देते हैं यहाँ पे 276, और ये कट जाएगा 4, और ओके 3 और 6 36, 46। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेरे पास 36 आ गई कि यार हर एक नंबर मेरे पास 36 बार तो 40 आ गई, 40 बार तो आ ही सकता है। ठीक है, 46 टाइम्स तो आ ही सकता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे। जैसे कि यार एक टेबल बना लेते हैं,
ऐसा ही टेबल बना ले। अरे इसको रब कर देते हैं, फिर टेबल बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से टेबल उठा लेते हैं। यहाँ पे है 6 नंबर्स और 6 है ना, तो 8 लिख लें, 8 लिख लेते हैं, 8 और 3, और 1 2 3, 3 चलो 4 लिख लेते हैं। ये इस तरीके से अपने पास यहाँ पर टेबल मैंने लिखूंगा। अब टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही है देखिएगा। एक तो आ रहा है यार ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड है मेरे पास, पहले केस में थी 40, अगले केस में है 32, अगले केस में है 29, 59, 57 और 59। फिर से एक्सपेक्टेड कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ गई 46, तो 46 46 46 46 46 46, ये इस तरीके से ये चीज आ गई। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर निकालना है ओ आई माइनस एक्सपेक्टेड, ये चीज निकालनी है भाई। ओ आई और एक्सपेक्टेड वाली चीज को हम लोग माइनस करके निकाल लेते हैं। तो 40 माइनस 46 कर लेते हैं। हाँ जी, 40 माइनस 46 यहाँ पे रख लेते हैं। 40 माइनस 46 यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा। 32 माइनस 46 कर लेते हैं, ये 14 आ जाएगा। उसके बाद 29 माइनस ये 17 आ जाएगा। उसके बाद 59 और ये 13 आ जाएगा। 57 ये 11 आ जाएगा। यहाँ पर भी मुझे 13 मिल जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए देखिए ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये वाली वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा होल स्क्वायर वाला कॉलम। अब तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 14 का स्क्वायर आ गया 196, 17 का आ जाएगा 289, 13 का आ जाएगा 169, 11 का 121 और 13 का आ जाएगा फिर से 169। समझ में आ गया होगा सबको, यहाँ तक का ये वाला सारा कंसेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा फार्मूला में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग ई आई के साथ। अपनी ये जो वैल्यू है सारी की सारी ई आई के साथ डिवाइड हो रही है। तो यार अब मैं एक एक करके, जैसे यार यहाँ पर लिखा था ओ आई माइनस ई आई बाय ई आई, ये चीज मैं निकाल लूंगा भाई। एक और यहाँ पे कॉलम बनेगा, रो बनेगी यार। यहाँ पे इस तरीके से ये चीज डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं जी। अगर यहाँ से देखा जाए, डिवाइड करके देखते हैं भी कितना आता है। यहाँ मिल गया 36/46। यहाँ आ जाएगा 196 है, तो 196/46 कर देते हैं। फिर 289 बाय 46 कर देते हैं। 169 बाय 46, देन 121 बाय 46, देन 169 बाय 46। देखो अब ये तो मैंने ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई ये चीज निकाल ली। अब मुझे इनका करना है सम, ये देखिएगा इनका करना है सम। अगर सम करना है डिनोमिनेटर में ना, ये जितनी भी एंट्रीज हैं डिनोमिनेटर में 46 ही लिखा हुआ है। और अगर मैं इनको सॉल्व करूं, इस चीज को मैं सॉल्व करूं ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई, तो मैं इसको ना ऐसे कर सकता हूँ। देखिएगा 36 बाय 46 ये लिख रहा हूं मैं प्लस करने के लिए, 196 बाय 46, उसके बाद है 289 बाय 46 प्लस 169 बाय 46 प्लस 121 बाय 46 और फिर लास्ट में आ गया 169 बाय 46 आ जाएगा। यहाँ पर हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। मैं ये कह रहा था डिनोमिनेटर सेम है, 46 अपना एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर्स को एज इट इज ऐड कर देते हैं। 36 प्लस 196 प्लस 289 169 121 169 ये आ गया। इसके बाद डिवाइड बाय 4 6 कर लेते हैं अभी। 21 सारा सॉल्व करने पे मिल गया 21.30 में। ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यू मुझे अब यहाँ पर 21.30 मिल गई। अच्छा, अब ना यहाँ पे रहती है बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो ज्यादातर केसेस में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-1 लिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम ना n-1 ले। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, हमारे पास यहाँ पर टेबल ऑलरेडी काई स्क्वायर का गिवन होता है कभी कभी, या फिर काई स्क्वायर की ना वैल्यू गिवन होती है एट अ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आई थिंक इस क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं थी तो मैं आप लोगों को अभी गिवन कर देता हूँ कि काई स्क्वायर यहाँ पे है, काई स्क्वायर यहाँ पे है 11.07 है। ठीक है, हाँ 11.07 है एट 0.05, यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कितना है 11.07 ये है जी। अब हमारे पास यहाँ पर काई स्क्वायर की कैलकुलेट करके वैल्यू 21.30 आ रही है, यानी कि काई स्क्वायर जो हो गया कैलकुलेटेड वाला वो ग्रेटर देन है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से। और अगर ऐसा केस होगा हमेशा हमारा एच नॉट जो है वो
रिजेक्ट हो जाएगा, हमेशा रिजेक्ट कर देंगे। और अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया दैट मीन्स एच वन अपना एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपना जो डाई है वो इस केस में अपना बाइस्ड है। समझ में आ गया जी सबको? सबको क्लैरिटी होगी आई थिंक। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास, ओ आई माइनस ई आई बाय ई आई। बट ये कब इस्तेमाल करना है? जब आप लोगों के पास अभी बायनोमियल और वो नहीं है ना, क्योंकि यार बायनोमियल और पॉइजन के केस में हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। मैंने उस केस में जब आप लोगों ने मेरे से सीखा था, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, फिटिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक याद हो, फिटिंग अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उस केस में मैंने फॉर्मूला लिखा था n इंटू प्रोबेबिलिटी। उस फॉर्मूला को लगाकर हम लोग वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते थे। यहां पर भी उसी केस में हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। बायनोमियल का सम समझना पड़ेगा कि सर कब पता चलेगा बायनोमियल का सम है। बड़ा ही इजी अप्रोच है यार समझने की। जब आप लोगों के पास सक्सेस और फेलियर की बातें होती है तब आप लोग कहते हैं ये वाला क्वेश्चन मेरे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था। मतलब ये है कि जब आप लोगों के पास दो पॉसिबिलिटीज हो, सिर्फ दो ही चीजें हो, या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, उस केस में ही सिर्फ आप लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। आगे अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा। अगला सम करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट टेक्स प्लेस इन एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द वेरियस डेज ऑफ द वीक। टेस्ट इफ एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक। एक्सीडेंट का सारा डाटा हमें गिवन है कि भाई 6 दिन है, 6 दिन में इतने इतने एक्सीडेंट होते हैं, कि क्या ये डाटा सही से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही है क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा। हाँ जी, अगर सेम हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है, वहां पर भी मुझे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन थी, यहां पर भी मुझे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन थी यार। वहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाला था मैंने ऑन एन एवरेज करके, तो यहां पर भी यार ऑन एन एवरेज करके मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब जैसे यार मीन ही होता है, एवरेज ही होता है यार। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कितना एवरेज कर रहे हैं, ऐसा। सो यार अगर सबसे पहले मैं फार्मूला लगा लूं तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी मेरी। सम कर लेते हैं, 14 प्लस 18 प्लस 12, 11, 15 और 14, डिवाइड कर लेते हैं इसको 6 के साथ। इतनी ही एंट्रीज हैं, 14 प्लस 15, हाँ चलो 18, 12, 11 और 14, 84 आ गया। और 84 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे जब आप, तो 14 आ जाएगा, यानी कि ऑन एन एक्सपेक्टेड यहाँ पर अपने पास 16 आएगी। अब 16 14 था ना, कितना आया था, 14 बोला ना मैंने, हाँ 14 एक्सपेक्टेड 14 आ गया जी। अब यार रह गया एच नॉट डिफाइन करना। एच नॉट किस तरीके से डिफाइंड होगा यहाँ पर, बड़ा सीधा सा जो चीज कह रहे हैं टेस्ट करना है कि भाई जो एक्सीडेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वीक है कि नहीं, तो कर लो ना। एक्सीडेंट्स आर एच नॉट मान के चलो, यस हम जो चीज गिवन है हम जिसको फाइंड करना है मान के चलते हैं। एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चीज हमने यहां पर मान ली, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, टेबल बना लेते हैं और क्या, यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं टेबल। फिर आ गया ये, यहाँ पे 6 एंट्रीज है तो बना लेते हैं 7 5 6 कर लेते हैं। चलो कहाँ गया, ये टेबल आ गया यहाँ पे। एक लिख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व्ड, जो भी अपने पास ऑब्जर्व्ड थी। जैसे यहाँ पर था 14, यहाँ पर आया 18, देन 12, 11, 15 और 4, 14। फिर आया अपने पास एक्सपेक्टेड, यहाँ पर आ रहा था 14, यहाँ पर भी 14, इसका भी 14, इसका भी 14, इसका भी 14 और इसका भी 14। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो इतनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे ओ आई माइनस ई आई। तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। कुछ बंदे ऐसे बच्चे होंगे कि सर आपने माइनस नहीं लगाया। अरे भाई साहब वहां पर ना आगे चलकर स्क्वायर ही होना है, तो मैं इसीलिए वो माइनस को ड्रॉप कर देता हूँ। आगे चलकर तो उसको स्क्वायर ही होना ना, तो यहाँ आ जाएगा 0, 16, 4, 9, 1 और 0। ये चीज मिल गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग लास्ट में क्या निकालते हैं, ओ आई माइनस ई आई।
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई है, ये चीज निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/14, यहाँ पर आ जाएगा 16/14, यहाँ पर आ जाएगा 4/14, 9/14 और 1/14 और 0/14 फिर से ये चीज आ जाएगी। उसके बाद काई स्क्वायर कैलकुलेट अगर जब करना है तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे फिर से समीशन वाला, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ये चीज। यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मिल जाएगा सम करना है तो 0/14 इसका सम प्लस 16/14 इसका प्लस 9/14 इसका प्लस और 4/14 और 1/14 और 0/14, ये सारी अपने पास वैल्यूज आ गई। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पर मुझे मिल जाएगा 14 मिल जाएगा और प्लस कर लेते हैं लास्ट में, तो ये मिल जाएगा 16 + 19 25, 25 और 30, ये 30 मिल गया भाई, 30/14 आ गया। हाँ तो 30/14 आ गया, 15/7 आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 15/7 का अपने पास वैल्यू क्या आता है, 15 डिवाइडेड बाय 7 2.142, 2.142 ये है अपने पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वाला 2.142। अब मैं आप लोगों को टेबुलेटेड वैल्यू भी बता देता हूं कि यहाँ पर टेबुलेटेड वैल्यू जो मुझे गिवन थी वो कितनी है इस केस में भी। हाँ इस केस में भी तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 ही आएगा क्योंकि 6 ही ऑब्जर्वेशन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर भी 5 आ गया। पिछले वाले में भी हमने काई स्क्वायर की जो वैल्यू लिखी थी वो लिखी थी 11.04, डिग्री ऑफ फ्रीडम उस केस में भी 5 लिया था। यहाँ पर भी 6 ही ऑब्जर्वेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी हम लोग n-1 ही लेंगे, तो इस तरीके से अपने पास मिल गया, ये आ जाएगा। हाँ तो लेस देन ही है, काई स्क्वायर जो है वो काई स्क्वायर टेबुलेटेड से तो लेस देन ही है। अगर ये लेस देन होगा तो इस केस में आप लोग h0 को क्या करेंगे, h0 इज एक्सेप्टेड लिख देंगे जी। समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जस्ट फॉर बेस बनाने के लिए आपका था, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब वो फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं देखिएगा। यहाँ अच्छा यहाँ पर तो कह ही रहे हैं यार, टेस्ट करें कि भाई बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर सकते हैं कि नहीं आप लोग। यहाँ पर भी देखिएगा फिट के लिए तो क्वेश्चन है ही है, ठीक है ओके। तो दो ही क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर। ऐसा करते हैं, ये जो दो बेसिक वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ये इस वीडियो में डाल देते हैं, फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में रख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बड़े मार्क्स में आता है, और अगर आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मार्क्स आपके पास थोड़ा सा मतलब 2 या 4 नंबर में आप लोगों के पास ये पूछा जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो डिस्कस करते हैं फिटिंग अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फिटिंग अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग पार्ट करके ये वीडियो आप लोगों के पास मिल जाएगी। सो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।